हेलो, मैं चित्रा खोटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम। मैं आप लोगों को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का वृद्धि मॉडल समझाने वाली हूँ। इनके इस मॉडल को पूंजी संचय के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वो मौखिक था। इसको वास्तविक रूप देने का श्रेय जो है प्रोफेसर केनेथ के कुरिहारा को जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अर्थव्यवस्था में एक स्वर्ण युग की धारणा को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजी की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर होती है तो वहां पर पूर्ण रोजगार का संतुलन स्थापित होता है। और फिर इन्होंने बताया कि अगर कोई अर्थव्यवस्था इस बिंदु से विचलित होती है तो फिर उसके क्या क्या असर अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का वृद्धि का यह मॉडल। हेलो, मैं आज आप लोगों को जॉन रॉबिन्सन का पूंजी संचय का सिद्धांत बताने वाली हूँ। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में खेल के पूंजीवादी नियमों पर आधारित आर्थिक वृद्धि के एक सरल मॉडल का निर्माण किया है। इसमें इन्होंने ये कहा कि किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले दो तथ्य होते हैं। पहला तथ्य इन्होंने माना है पूंजी की वृद्धि दर, जिसे डेल के अपॉन के से दर्शाया है, और दूसरा होता है जनसंख्या वृद्धि की दर, जिसे इन्होंने डेल एन अपॉन एन से दर्शाया है। ये कहते हैं कि जहां पर ये कहती है कि जब डेल के अपॉन के इज इक्वल टू होता है डेल एन अपॉन एन, मतलब कि जब पूंजी में वृद्धि की दर बराबर हो जाती है जनसंख्या में वृद्धि की दर के, तो ये स्थिति पूर्ण रोजगार संतुलन की होती है। और इसी स्थिति को इन्होंने स्वर्ण युग के नाम से, द गोल्डन एज के नाम से परिभाषित किया है। आगे देखते हैं कि इनके सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या थी और किस तरह इन्होंने इसको कहा। इस सिद्धांत का मुख्य तत्व जो है वो लाभ की दर है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने ये मान्यताएं बताई हैं। ये मान के चलते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था है। दूसरा, श्रम और पूंजी ही उत्पादन के दो साधन हैं। तीसरा, तकनीकी प्रगति तटस्थ रहती है। चौथा, श्रम और पूंजी का स्थिर अनुपात होता है और श्रम की कमी नहीं है, अर्थात श्रम की प्रचुर मात्रा है। उद्यमी जितना चाहे श्रम को कार्य पर लगा सकते हैं। छठवां, दो ही वर्ग हैं, श्रमिक और उद्यमी, जिनके बीच आय का वितरण होता है। सातवां है, श्रमिक बचत नहीं करते हैं, अर्थात उनकी समस्त आय जो है उपभोग कर ली जाती है। इसी तरह उद्यमी जो होते हैं वो उपभोग नहीं करते हैं, उनकी जो आय होती है या बचत होती है उसको वो निवेश कर लेते हैं। जो लाभ प्राप्त होता है उसको वो उपभोग नहीं करते हैं, वरन उसको निवेश कर देते हैं। और अंतिम है स्थिर कीमत स्तर, मतलब कीमत स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से समीकरणों के माध्यम से जॉन रॉबिन्सन के सिद्धांत का मुख्य आधार जो है वो लाभ की दर है। तो इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया है कि y इज इक्वल टू WN प्लस PK। ये इनका पहला समीकरण है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि y मतलब राष्ट्रीय आय जो है वो निर्भर करती है मजदूरी की दर और पूंजी की जो मात्रा है उस पर, मतलब राष्ट्रीय आय, मजदूरी की दर और पूंजी या लाभ की दर जो है दोनों से मिलकर बनती है। इसका अगर यहाँ Y से मतलब हो जा रहा है राष्ट्रीय आय, W से मतलब वास्तविक मजदूरी की दर, N से मतलब रोजगार पर लगे श्रमिकों की संख्या से, P बताता है लाभ की दर को और K बताता है पूंजी की मात्रा को। तो इस सूत्र का ये मतलब है। इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं कि Y माइनस WN बराबर P के, मतलब अगर पूंजी में वृद्धि की दर या निवेश की मात्रा ज्ञात करनी हो तो इसमें से जो Y है राष्ट्रीय आय है उसमें से श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की कुल मात्रा घटा देने से लाभ की दर जो है वो ज्ञात हो जाती है। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं Y माइनस WN अपॉन K, मतलब कि राष्ट्रीय आय में मजदूरी की दर जो दी जा रही है उसको घटा देने के बाद बची हुई राष्ट्रीय आय से जो पूंजी का अनुपात है वही प्रॉफिट होगा। तो ये जो Y है उस पर अगर Y मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ती है और जो मजदूरी की दर है वो स्थिर रहती है तो इसका मतलब है कि पूंजी निर्माण जो है वो बढ़ेगा और लाभ जो है वो बढ़ती जाएगी। इसके उल्टा अगर राष्ट्रीय आय कम होगी और मजदूरी की दरें बढ़ेंगी तो पूंजी निर्माण कम होगा और लाभ की दर जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर
दूसरा अगर मजदूरी की दर की तरफ से देखें तो y माइनस पी के अपॉन एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब राष्ट्रीय आय में से पूंजी की दर या लाभ की दर को घटा दिया जाए तो जो बची हुई राष्ट्रीय आय है उसका और श्रम का अनुपात जो है वही मजदूरी की दर होगी। इसी को दूसरे तरीके से समझाया है कि जैसा कि कीन्स ने एक समीकरण दिया था राष्ट्रीय आय के व्यय को देखते हुए, इसी तरह इन्होंने भी समझाया है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब जो राष्ट्रीय आय है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, उपभोग और निवेश से मिलकर बनता है। क्योंकि इसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने ये मान लिया है कि श्रमिक जो है वो कोई भी बचत नहीं करते हैं, इसलिए जो सी पक्ष है वो बताता है मजदूरों की आय को, मतलब उनके द्वारा कोई भी व्यय उपभोग नहीं किया जा, कोई भी निवेश नहीं किया जाता है, ये सी है उनका। और आई जो है उद्यमी के पक्ष को बताता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो लाभ की प्राप्त होता है उसको जो है श्रमिक निवेश कर देते हैं, कुछ भी उपभोग नहीं करते। इस तरह से जो आई है, आई इज इक्वल टू एस, मतलब जो निवेश है वही ही बचत होता है। फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू पी इंटू के, क्योंकि जितना निवेश किया जाता है उसी से पूंजी वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण होता है, इसलिए इसको I इज इक्वल टू डेल के भी कह सकते हैं। इसका डेल के का मतलब होता है पूंजी में वृद्धि की दर। इसको फिर ऐसा भी कहा जा सकता है डेल के इज इक्वल टू पी के, मतलब लाभ की दर जो है वो पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डेल के अपॉन के, मतलब जो लाभ की दर है वो पूंजी में वृद्धि की दर के बराबर है। और पूंजी में वृद्धि की दर भी उन्हीं चीजों पर निर्भर करती है जिन पर कि लाभ की दर निर्भर करती है। फिर वो कौन सी चीज है जो कि लाभ की दर को ये प्रश्न आता है कि पूंजी निवेश की दर कितनी होनी चाहिए जिससे कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो वृद्धि कर सके, संतुलन पर बना रहे। तो इसके लिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि जनसंख्या वृद्धि के बराबर जितनी, मतलब कि जितनी जनसंख्या की वृद्धि दर है उसी के बराबर अगर पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ती है तो फिर ये सबसे अच्छा है। और इसे इन्होंने स्वर्ण युग या द गोल्डन एज से संबोधित किया है। उनका कहना है कि जब जनसंख्या में वृद्धि की दर और पूंजी निर्माण में जो वृद्धि की दर होती है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो यह पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है, पूर्ण रोजगार का संतुलन होता है। इसे इन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर को डेल एन अपॉन एन से दर्शाया है और इज इक्वल टू डेल के अपॉन के से दर्शाया है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब ऐसी अवस्था में कोई अर्थव्यवस्था होती है तो इसका मतलब होता है कि जो उत्पादन है वो बिना किसी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन के अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जहां पर प्रतियोगिता स्वतंत्र रूप से होती है, जनसंख्या स्थिर होती है, स्थिर अनुपात में बढ़ रही होती है और समस्त उपलब्ध श्रम जो है वो उत्पादक क्षमता की पूर्ति करने के लिए पूंजी संचय को पर्याप्त तेजी से बढ़ाते रहते हैं। लाभों की दर जो है स्थिर रहती है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ता है, वास्तविक मजदूरी का स्तर बढ़ता है। ऐसी अवस्था में अंतर विरोध नहीं रहता है और अर्थव्यवस्था जो है तेजी से वृद्धि। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक डायग्राम के माध्यम से डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के को समझाने की कोशिश की है। इन्होंने ओ एक्स अक्ष पर कैपिटल लेबर रेशियो को दर्शाया है, ओ वाई पर कैपिटा इनकम को दिखाया गया है। यहाँ ओ एन जो है वो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को दर्शा रहा है, जो कैपिटल लेबर रेशियो है उसी को थीटा भी कहा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओ पी वक्र है, ओ और ये पी, ओ पी वक्र जो है ये उत्पादन फलन को बताता है। इस पर श्रम और पूंजी के अनुपात को जानने के लिए एक रेखा खींची गई है जो कि एन बिंदु से एन टी तक है। एन बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं श्रम पूंजी अनुपात को जानने के लिए, एन टी ये रेखा है जो कि ओ पी बिंदु पर को जी बिंदु पर काटती है, मतलब उत्पादन फलन रेखा को जी बिंदु पर ये काटती है। इसी को जी बिंदु को ही स्वर्ण युग कहा है, जहां पर डेल के इज इक्वल टू डेल एन होता है। मतलब जो जी बिंदु है वह स्वर्ण युग के लिए पूंजी श्रम अनुपात को दिखाता है जिसे ओ के से मापा गया है, ओ के से मापा गया है।
यहाँ हम देखते हैं प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो OA है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन OA हो रहा है। मजदूरी के रूप में OW जो है वो मजदूरी दी जा रही है। तो इस तरह से WA जो है वो अतिरेक की दर या लाभ की दर हो जाती है। मतलब इतना जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन है, लेकिन मजदूरी की दर जो है OW के बराबर ही दी जा रही है। तो AW जो है वो अतिरेक या लाभ की दर होगी। इस चित्र से ये भी सिद्ध हो जा रहा है कि पूंजी की वृद्धि दर मतलब यहाँ स्पष्ट है कि जो EG का हिस्सा है वो पूंजी निर्माण की दर को बता रहे हैं। मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक वो बता रहा है डेल K अपॉन K को, और ये जो हिस्सा है ON और NW ये हिस्सा बता रहा है डेल N अपॉन N को। तो यहाँ ये सिद्ध हो जा रहा है कि डेल K अपॉन K इज इक्वल टू ON अपॉन N, क्योंकि यहाँ EG अपॉन EW बराबर है डेल K अपॉन K के, मतलब वही आशय है। फिर OW अपॉन OW अपॉन ON ये बराबर है डेल्टा N अपॉन N के। मतलब कि यहाँ सिद्ध हो जा रहा है कि डेल K अपॉन K इज इक्वल टू डेल N अपॉन N। अब देखते हैं कि यदि डेल N अपॉन N इज इक्वल टू डेल K अपॉन K ना हो, अगर इस संतुलन बिंदु से अर्थव्यवस्था हटती है तो क्या होता है। इसमें दो स्थिति हो सकती है, या तो डेल K अधिक हो सकता है डेल N से, या डेल N अधिक हो सकता है डेल K से। तो पहली स्थिति हम देखते हैं जब डेल N अपॉन N अधिक होगा डेल K से, मतलब जब मजदूरी की दरें जो है या श्रमिक की संख्या जो है वो अधिक हो जाएगी इससे पूंजी निर्माण की दर से, तो क्या होता है। फिर रॉबिन्सन ने ये व्याख्या की है कि जब संतुलन से मतलब डेल N अपॉन N और डेल K अपॉन K के संतुलन से जब अर्थव्यवस्था हटती है तो क्या स्थितियां होती है। पहली स्थिति देखते हैं जब डेल N अपॉन N अधिक है डेल K अपॉन K से, मतलब जब जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो जाती है पूंजी निर्माण में वृद्धि दर से, तो क्या होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले अल्प रोजगार की स्थिति हो जाती है, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, अधिक श्रम अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कम मजदूरी होती है। यहाँ कीमत स्तर को स्थिर माना गया है, मतलब कीमतें स्थिर रहती हैं, इस वजह से मजदूरी कम होती है, लेकिन कीमतें स्थिर हैं, इस वजह से कम वास्तविक मजदूरी हो जाती है, जिससे क्या होता है पूंजीपतियों का लाभ जो है वो पूंजीपतियों का लाभ बढ़ता है, और अंत में पूंजी की वृद्धि उतनी हो जाती है जितनी की जनसंख्या होती है, मतलब पुनः संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिर न हो और कम मजदूरी के फलस्वरूप कीमतें गिरने लगे तो ये पुनः संतुलन कभी स्थापित नहीं हो पाएगा, ऐसा जॉन रॉबिन। दूसरी स्थिति इन्होंने ये बताई है जब डेल K अपॉन K अधिक होता है डेल N अपॉन N से, मतलब जब पूंजी निर्माण की दर जनसंख्या से अधिक होती है तो क्या होगा, समस्त उत्पादन फलन जो है वो ऊपर की ओर सरक जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूंजी स्टॉक तो बढ़ता है लेकिन उसकी तुलना में श्रम की कमी पड़ने लगती है, और श्रम मजदूरी की दरें जो है वो बढ़ता है, मतलब श्रम पूंजी स्टॉक की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्थिति में अधिक मजदूरी पूंजीपतियों को देना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है जब जो उत्पादन है वो जितनी उत्पादन है उतने के बराबर ही मजदूरी उसको खपा लेती है, मजदूरी दरें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ की जो दरें हैं वो कम हो जाती है, पूंजी निर्माण की दर भी कम होने लगती है, और ऐसी स्थिति आती है जब पूंजी निर्माण की दर जो है वो जनसंख्या के बराबर हो जाती है। तकनीकी प्रगति के बारे में भी इन्होंने कहा है, हालांकि इस सिद्धांत में इन्होंने तकनीकी प्रगति को स्थिर माना है, लेकिन इनका कहना था कि श्रम की बचतकारी तरीकों से संचय दर को बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसे नव प्रवर्तन करना, बाजार के नए तरीके ढूंढना जिससे उत्पादन बढ़ सके, ऐसे तरीके अपनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो संचय की दर होगी वो बढ़ेगी। इन्होंने दो प्रकार की दर बताई है, संचय दर और संभाव्य दर। संभाव्य दर मतलब कि जो संभावना है वृद्धि करने की वो, और संचय दर मतलब जो लाभ की दर वो बनाए रखने के इच्छुक हैं और जिससे वो संतुष्ट होते हैं। तो इन दोनों में अंतर हो सकता है।
स्वायत्त नवप्रवर्तन या फिर प्रतियोगी नवप्रवर्तन के फलस्वरूप ऐसा हो सकता है कि जो फर्में हैं वो इच्छित दर को प्रतियोगी संभाव्य दर से कम रखे, यानी प्रतियोगिता के कारण जो है वो हो सकता है कि संभाव्य दर जो है वो इच्छित दर से कम हो। इसको इन्होंने एक चित्र के माध्यम से भी समझाया है। देखिए यहाँ ओ एक्स अक्ष पर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन दिखाया गया है और ओ वाई अक्ष पर प्रॉफिट रेट को दर्शाया गया है। जो रेखा आई है, ए रेखा है, वो लाभ की दर को बता रही है। ए जो है वो लाभ की दर को बता रही है और आई रेखा जो है वो संचय की दर को बताती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डी बिंदु पर जो है लाभ की दर मतलब संभावना जितनी है उससे कम हो जाती है जो संचय दर है वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर निवेश करना उद्यमी लाभदायक नहीं मानते हैं, क्योंकि इतने की संभावना नहीं होती है संचय की। लेकिन जो बिंदु एस से डी तक है, वहां पर एस से डी तक क्या होता है कि वो संचय की दर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन डी बिंदु के बाद संचय की दर को वो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ऐसा करना लाभकारी नहीं होता है। साथ ही ऐसा बिंदु जहां पर संचय की दर लाभ की मतलब संचय की दर, इच्छित दर और संभाव्य दर जब बराबर होती है तो उसी को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं जो इस प्रकार से देखते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना आर्थिक वृद्धि को निजी प्राप्तकर्ता पर नहीं छोड़ सकते, अर्थात कि केवल पूंजीपतियों के भरोसे कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था, कि बंद अर्थव्यवस्था विकसित देशों या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था आजकल बंद नहीं होती हैं, सभी अर्थव्यवस्थाएं ओपन होती हैं। तीसरा सांस्कृतिक और स्थानिक साधनों की उपेक्षा, मतलब जो सांस्कृतिक और स्थानीय साधन होते हैं उनकी वजह से भी अल्प विकसित देशों में बहुत वृद्धि दर प्राप्त की जाती है, इसकी इसमें उपेक्षा की गई है। फिर स्थिर कीमत स्तर को स्थिर मान लिया गया है, जो कि संभव नहीं है। और पांचवा श्रम पूंजी का स्थिर अनुपात, इन्होंने श्रम और पूंजी के स्थिर अनुपात को की कल्पना की है जो वास्तविक नहीं है। अंत में हम देखते हैं कि ये सिद्धांत ऐसे तो बहुत सरल है, किंतु जो अल्प विकसित देश है वहां पर ये लागू नहीं होता, वहां पर व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है और पूंजी की वृद्धि दर कम होती है, जिस वजह से अल्प रोजगार की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में जो स्वर्ण युग की जो धारणा है उसका प्रयोग करना संभव नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ण युग के लिए एक आवश्यक अपरिवर्तनीय निरंतरता एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए मौजूद नहीं होती। अतः यह जो सिद्धांत है वो अल्प विकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। धन्यवाद।